तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। नमस्कार मित्र, मैं जीएस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी विद जीएस गुरु में। आज फिर से हमने अपने इस सेशन में ब्रह्मांड से कुछ क्वेश्चनों को लाया है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मांड के सौर मंडल के बारे में काफ़ी अच्छे खासे चर्चा किए थे। ग्रहों की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया था, उसी के ये पार्ट है। उसी में से कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे, जो हमें लगा था कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों को फिर से हम यहाँ ऐड किए हैं। तो अगर आप लोग हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके आप लोग देख ले, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। चलिए आइए तो हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मतलब ये जो कृष्ण छिद्र है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक, सबसे पहले आपको जानना है कि कृष्ण छिद्र क्या है। सबसे पहले आपको ये जाननी है कि ये कृष्ण छिद्र है क्या। ठीक है, देखिए ये कृष्ण छिद्र है क्या। अगर हमसे कृष्ण छिद्र के बारे में पूछ रहा है, ठीक, तो देखिए आप लोग तारा से भली भांति परिचित होंगे। तारा से, तो उसी तारा से ये कृष्ण छिद्र बनता है। ठीक, आइए यहाँ हम आपको समझा रहे हैं। चलिए देखिए इसमें एक मिनट आप लोग रुक जाएंगे, पेन चेंज कर ले रहे हैं हम। देखिए ये हमने बना दिए सूर्य, यानी आप तारा कह लीजिए। ठीक, अब ये जो सूर्य है या तारा है, इस तारा का एक एज फिक्स होता है। जैसे हमारा एज फिक्स होता है 60 साल, 65 साल, 50 साल, उसी प्रकार से तारों का भी एज फिक्स होता है। तो जब ये धीरे धीरे इनका एज हम कैसे निर्धारित करेंगे? एक व्यक्ति का हम कैसे कहते हैं कि इसका एज समाप्त हो रहा है? उसके बॉडी कंडीशन को देख के हमें पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर से धीरे धीरे लगभग एनर्जी समाप्त होने लगती है। अब वो न ठीक से चल पाता है, न ठीक से बोल पाता है, न ठीक से किसी भी कार्य में वो संलग्न हो सकता है। तो जब इस प्रकार की घटनाएं आने लगती है तो हम किसी भी मानव को देख के ये अनुमान लगा लेते हैं कि अब इसकी जीवन समाप्ति की ओर है। वहीं हम देखेंगे तो तारे के बारे में कैसे अनुमान लगाएंगे। तो तारा में एनर्जी का स्रोत क्या है? तो तारा में एनर्जी के दो स्रोत है। ठीक, पहले स्रोत आपके हो जाएंगे ये प्रकाश, ठीक है, और दूसरे हो जाएंगे इसके ऊष्मा। ठीक, ये प्रकाश और ऊष्मा। तो जब तारों के अंदर से ये प्रकाश और ऊष्मा समाप्त होने लगता है तो हम कह सकते हैं कि इसके जीवन अब धीरे 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 समाप्त होने वाली है। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से ये हमको कृष्ण छिद्र के बारे में जाना। ये कृष्ण छिद्र होता है क्या? ठीक, देखिए तो जैसे हमने देखा यहाँ कि ये जो हमारा ये सूर्य है, इस सूर्य का एक एज फिक्स हुआ। जब ख़त्म होता है ना, तो सूर्य ख़त्म होने के बाद लाल दानव बनता है। ठीक है, सूर्य ख़त्म होने के बाद पूरा रेड हो जाता है। हमें अभी सूर्य रेड नहीं दिखाई देते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है, लेकिन जब सूर्य का एनर्जी पूरे ख़त्म हो जाएंगे तब सूर्य हमको एकदम रेड दिखाई देगा, लाल दानव। ठीक, जब 90% सूर्य का एनर्जी ख़त्म हो जाएगा तो हमें सूर्य कैसे दिखाई देंगे? रेड। अब ये जो ये लाल दानव है, अब ये लाल दानव दो भाग में बढ़ता है। एक बनता है श्वेत वामन, ठीक, इसी से आगे बनता है काला वामन, और इसी में आगे ये बनता है एक विस्फोटी तारा। ठीक है, विस्फोटी तारा जिस सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है, ये बनता है। अब यही जो विस्फोटी तारा है, ये विस्फोटी तारा जब विस्फोट होता है तो इसके विस्फोट होने से ये अपना कृष्ण छिद्र बनता है। कृष्ण छिद्र, इसी को हम लोग इंग्लिश में ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल कब बनता है? तो जब तारा विस्फोटी रूप में
आ जाता है और उसके विस्फोट से जो भी बनता है 4 प्रकार से। जब तारे का विस्फोट होगा तो 4 कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। पहला कि वो न्यूट्रॉन तारा बन सकता है, क्वेसर तारा बन सकता है, पल्सर तारा बन सकता है, या फिर वो ये ब्लैक होल बन सकता है। तो ब्लैक होल क्या है? तो ये एक प्रकार का तारा है। इसी ब्लैक होल को हम यहाँ किस नाम से जानते हैं? तो कृष्ण छिद्र के नाम से जानते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा यहाँ से। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक अच्छे खासे क्वेश्चन आपको यहाँ बता दिए। ठीक, देखिए ये ब्लैक होल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहा जाता है कि ब्लैक होल जो होता है ना, ठीक, ये जो ब्लैक होल होता है, ठीक, जैसे मान लीजिए ये ब्लैक होल हो गया, ठीक, ये ब्लैक होल हो गया। ब्लैक होल का घनत्व इतना ज़्यादा है कि ये अपने अंदर से होकर किसी भी चीज़ को बाहर नहीं निकलने देता है। मतलब कि कोई ऐसा वस्तु नहीं है, चीज़ नहीं है जो इस ब्लैक होल से बाहर निकल जाए। ठीक, जैसे प्रकाश हम लोग देखते हैं, किसी भी चीज़ में आप लाइट मारेंगे तो वो लाइट क्या होता है? तो वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, वो रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये जब ब्लैक होल पे सूर्य की किरण पड़ती है ना, तो ये अपने अंदर से सूर्य की किरण को निकलने नहीं देता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक ऐसी शक्ति है ये ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र, जो सूर्य के प्रकाश तक को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो ब्लैक होल के अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, तो सर्वाधिक घनत्व ब्लैक होल का होता है। इतना ज़्यादा घनत्व होता है कि अगर हम इसके ब्लैक होल से एक चम्मच, ये जो छोटे चम्मच होते हैं दवा खाने में जो आप लोग यूज़ करते हैं, वो छोटे चम्मच से अगर हम ये एक चम्मच मिट्टी उठाए ना ब्लैक होल से, तो लगभग 10 हाथियों के वेट के बराबर होगा। इतना अत्यधिक मतलब कि उसका घनत्व होता है। घनत्व कहने का अर्थ है कि एकदम घना। जैसे ये मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक। अब इसको हम एकदम तोड़ तोड़ के इसको, जैसे एक कागज़ ले लीजिए इतना बड़ा है, इसको तोड़ तोड़ के आप क्या करें, उसको मोड़ मार के एकदम उसको छोटा इस रूप, इस शेप में बना दे, तो इसका घनत्व सर्वाधिक होगा। ठीक, उतना ही पेपर है, कभी इस शेप में है, कभी इस शेप में है, तो इसका घनत्व सर्वाधिक होगा। मतलब एकदम घना घना कह लीजिए। ठीक है, तो ऐसा ब्लैक होल होता है। ठीक, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ हम कह रहे थे कि कृष्ण जो छिद्र, ये सिद्धांत जो हमने अभी आपको बताया है, इस ब्लैक होल के बारे में बताया कौन था? तो ये चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति बताया था। कौन बताया था? तो चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति बताए थे। तो आप इन चंद्रशेखर महोदय को याद रखेंगे। ठीक है, ये चंद्रशेखर महोदय ने बताया था। इन्होंने ही चंद्रशेखर सीमा दिया था। अगर आपसे कोई पूछे कि चंद्रशेखर सीमा कौन दिया था, तो चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो कहाँ के थे? तो ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? तो जब कोई तारा सूर्य से 1.44 गुना छोटा होता है तो श्वेत वामन बनता है। को क्या बनता है? श्वेत वामन बनता है। जब ये इतना गुना बड़ा होगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? तो ये विस्फोटी तारा बनेगा। ठीक है, हमने आपको बताए थे। ठीक, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ समय थोड़ी सी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रह्मांड का राज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा पाए जाते हैं? मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जहां सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं? ठीक है, उपग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह हमने बताया कि चंद्रमा। ठीक है, तो जो भी उपग्रह होते हैं उसे हम चंद्रमा कह सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह होते हैं वो किसके होते हैं? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो उपग्रह होते हैं वो किसके होते हैं? शनि के होते हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके होंगे? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपग्रह शनि के होंगे। ठीक है, चलिए, अब होता है तो कितना होता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका होता है, कितना होता है? तो यहाँ 82 याद रखेंगे। 82 उपग्रह है, मतलब 82 चंद्रमा है। कहाँ? तो शनि में। ठीक है, जो शनि ग्रह है इसके पास टोटल 82 चंद्रमा है। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि ये दूसरा उपग्रहों की संख्या में दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो बृहस्पति आता है। कौन आता है? बृहस्पति आता है। ठीक है, बृहस्पति के पास लगभग 79 के आसपास चंद्रमा है, उपग्रह है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन ऐसे ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा पाया जाता है, तो सर्वाधिक चंद्रमा किसके पास है? तो वो शनि के पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, इसको समझने के लिए देखिए हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
बस आप लोग काफ़ी ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर ये आपको समझ में आ गई तो फिर समझिए कि आपको सब कुछ समझ में आ गई। ठीक, हमसे क्षुद्र ग्रह के कंसेप्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्षुद्र ग्रह होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये हो गया आपका सूर्य। क्या हो गया ये सूर्य हो गया। ठीक, ये सूर्य हो गया। अब देखिए ये जो सूर्य है, सूर्य के बाद कल हमने आपको सूर्य के ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया था कि कौन से ग्रह किस स्थान पे है। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं अगला ग्रह हमारा। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा बुध हो गया। ठीक, ये कौन सा ग्रह हो गया? बुध हो गया। ठीक है, ये कौन सा ग्रह हो गया? बुध हो गया। वही अगर हम देखें तो यहाँ से आप मान लीजिए कि ये शुक्र ग्रह हो गया। ठीक है, ये कौन से ग्रह हो गया? शुक्र ग्रह हो गया। ठीक, अगर वही माने हम अगला, तो अगला जो हमारा ग्रह है वो कौन है? तो पृथ्वी है। तो आप मान लीजिए कि हमारा ये क्या हो गया? पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम अगला लेते हैं। तो अगला हमारा कौन सा ग्रह है? तो अगला ग्रह आपका मंगल ग्रह हो जाएगा। तो आप ये मंगल ग्रह ले लीजिए, ये हो गया हमारा मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह पूर्ण रूप से रेड दिखाई देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लाल ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, तो हम इसको रेड ही बना देते हैं। देखिए, तो लाल ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं किसको? तो मंगल को जानते हैं। ठीक, अब देखिए ये मंगल हो गए। इसके बाद इस मंगल के क्षेत्र में ना ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मतलब जस्ट मंगल के बाद। इसके बाद जो ग्रह पाए जाते हैं, मंगल के बाद जो ग्रह पाए जाते हैं, उसे हम लोग बृहस्पति के नाम से जानते हैं। ये देखिए, तो ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका बुध हो गया, ये आपका शुक्र हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, ये आपका मंगल हो गया, और ये आपका बृहस्पति हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ हमसे पूछ रहा है कि जो क्षुद्र ग्रह है इसका कंडीशन क्या है। देखिए, तो जैसे जैसे अब ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ कैसे? तो देखिए ग्रहों के निर्माण हुआ कैसे, तो आप ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड, ठीक है, ये जो भी ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे? तो ऊपर अंतरिक्ष में एक लड्डू टाइप के, ठीक है, एक कण मान लीजिए, एक अणु आप मान लीजिए जो स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। ठीक, जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि ये एक छोटे से कण हो गए जो अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे, और इसके घनत्व तो इतना ज़्यादा था, टेम्परेचर इसका इतना ज़्यादा था कि अचानक ये ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट हुआ तो ये लगभग 1 सेकेंड के आसपास में, ठीक है, मात्र 1 सेकेंड का ही समय लगा था, उससे भी कम का समय लगा था, इसको पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, पूरे सृष्टि का निर्माण हो गया। ठीक है, जो भी अंतरिक्ष जितने भी ग्रह देखते हैं, इस सब का निर्माण मात्र 1 सेकेंड के भीतर हो चुका है। ठीक है, मतलब अचानक किस लिए? तो मात्र एक लड्डू के फूटने से, ये लड्डू है, अचानक ये फूटा और पूरे इस ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। अब इसमें हुआ क्या कि जो भी कण थे इसके, यही कण आपस में जुड़ के ग्रह बनाने लगे। ठीक है, पहले देखिए ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड के बाद गैलेक्सी बनी। ये गैलेक्सी आपके कुछ इस आकार के दिखाई देते हैं, ठीक है, सर्पिल आकार। तो ये गैलेक्सी हो गए। अब इन्हीं गैलेक्सियों के भीतर सौरमंडल वाला, और इसी सौरमंडल में कई सारे ग्रह बने। ठीक, तो बने कैसे? तो ये आपस में कण चिपक के ये ग्रहों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ उसी प्रकार से ये जो भी उसमें पतला कण धूल टाइप का रह गया था, वो क्षुद्र ग्रह बना। और वही क्षुद्र ग्रह जो है ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार बाकी सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सेम उसी प्रकार से क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अभी सूर्य के जब चक्कर लगा रहे हैं तो इनके भी कुछ ये कंडीशन होंगे। तो ये भी कंडीशन है कि अपने पथ पर ही घूमते हैं। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये किन 2 ग्रहों के बीच में है। तो ये देखिए, ये हमारा मंगल हो गया और ये हमारा बृहस्पति हो गया। तो इसी के बीच में ना ये क्षुद्र ग्रह है। हाँ, तो इसी के बीच में हमारा ये क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। और यही क्षुद्र ग्रह कभी कभी ये इन ग्रहों पे गिरते रहता है। सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह जो गिरता है ना, वो इस बुध पे गिरता है। ठीक है, जबकि देखिए कि सबसे करीब मंगल है, इस पे गिरना चाहिए, पृथ्वी पे गिरना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ये बुध पे गिरते हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि सबसे ज़्यादा ये बुध पे गिरते हैं? इसके पीछे मुख्य रीज़न ये है कि बुध का जो चुंबकत्व है ना, ये जो चुंबकीय गुण है बुध का, वो सबसे ज़्यादा, सभी ग्रहों से ज़्यादा है। तो ये ना क्या करता है कि जब भी कोई क्षुद्र ग्रह अपनी रास्ता भटकता है तो ये उसको अपने ऊपर खींच लेती है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि बुध का चुंबकत्व सबसे ज़्यादा है, जिस कारण से सर्वाधिक ये जो क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, वो इसी बुध पे गिरा करते हैं। अब ये अपने पृथ्वी पे भी गिरते हैं।
ठीक है, बहुत सारे गिरे हुए हैं। ठीक है, होता क्या है ना कि हमारे पृथ्वी के अंदर ये वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, तो जब ये ऊपर से आता है ना, जब ये गिरता है तो आते आते इतना ना ज़्यादा घर्षण होता है, इतना ज़्यादा घर्षण होता है, ठीक है, कि उस घर्षण के कारण वो जलने लगता है। और उसी जले हुए चीज़ को हम लोग ये टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक, जब भी कभी आप आसमान में देखते होइएगा, नज़र उठाते होइएगा, तो आपको एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता होगा। तो झट से वो 1 सेकंड के लिए आपको दिखाई देगा, झट से छिप जाएगा। तो वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता है, यही उल्का पिंड होता है जो ग्रहों पे गिरता होता है। ठीक, इधर से अपने रास्ता भटक के जब वो गिरता है तो घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है, वो जलने लगता है और जलते जलते या तो समाप्त हो जाता है या फिर नहीं समाप्त हुआ तो किसी न किसी ग्रह पे गिरेगा। तो जब वो गिरेगा तो उसको हम लोग उल्का पिंड कहेंगे। जब देखिए, जब ये क्षुद्र ग्रह आ रहे हैं तो ये उल्का कहलाएंगे, जब ये पृथ्वी पर गिर जाएंगे तो उल्का पिंड कहलाएंगे। ठीक, चलिए, उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा। चलिए आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसका आंसर हमसे पूछा जाए तो इसका आंसर हमारा मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। ठीक, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? ये जो चंद्र ग्रहण है किस तिथि को होता है? अगर आपसे पूछे कि चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है तो याद रखिएगा, जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्णिमा को होता है। ठीक, अब इसका क्या कंडीशन है, अब चंद्र ग्रहण का क्या कंडीशन है वो देखिए। बहुत ही, ये जो है ना नायाब चीज़ बता रहे हैं हम आपको। ठीक, एक बहुत ही खूबसूरत सा कंसेप्ट बता रहे हैं। हर किसी को ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा, हम लोग हर रोज़ चंद्रमा को देखते हैं और ये बहुत सारे एक्सपेक्टेशन भी करते हैं, उम्मीद करते हैं चंद्रमा से। ठीक, लोगों को संज्ञा देते हैं कि चंद्रमा की तरह दिखाई देती हो, ये वगैरह वगैरह। चलिए देखिए, तो ये हमारा सूर्य हो गया और ये हमारा पृथ्वी हो गया। अब इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? तो ये चंद्रमा लगा रहा है। ये चंद्रमा क्यों चक्कर लगा रहा है? वो इसलिए कि ये चंद्रमा उपग्रह है और उपग्रह ग्रहों के कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए, तो यहाँ चंद्र ग्रहण की कंडीशन कब बनेगा? तो देखिए, चंद्र ग्रहण की कंडीशन कब बनेगा? तो जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा रहे। ठीक, देखिए, सबसे चंद्रमा मान लीजिए कि आप यहाँ है तो ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाएगा तो कभी यहाँ आएगा, 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 कभी यहाँ, ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो जब चंद्रमा यहाँ रहेगा ना तो इसे हम लोग न्यू मून की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं। ठीक है, जब यहाँ आता है तो इसको अर्ध मून कहते हैं। ठीक, अर्धचंद्र कहते हैं। जब ये यहाँ आता है ना तो यहाँ हमको पूरा चांद दिखाई देता है, तो इसे हम लोग फुल मून कहते हैं। क्योंकि देखिए, जब यहाँ आएगा तो हमको चांद नहीं दिखाई देगा, ये अनहरिया का रात होगा। ठीक, इसलिए इसको अमावस कहते हैं। तो अमावस कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा आ जाए तो अमावस कहलाता है। लेकिन जब ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, लेकिन जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आता है तो इसे हम क्या कहेंगे? तो पूर्णिमा कहेंगे। तो पूर्णिमा आपका कहाँ होगा? तो पूर्णिमा आपका यहाँ होगा। कहाँ होगा? तो पूर्णिमा आपका यहाँ होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका पूर्णिमा। अगर आपसे अमावस्या पूछे कहाँ होगा तो अमावस्या आपका यहीं होगा। यहाँ कहाँ होगा? तो ये यहाँ होगा। आपको पूरे के पूरे काला दिखाई देंगे, बिल्कुल चांद नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपके कंडीशन है। अगर आपसे सूर्य ग्रहण पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण कब होता है, क्या कंडीशन होता है, तो सूर्य ग्रहण का कंडीशन होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा आता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा। जब बीच में चंद्रमा आया तो अमावस्या हो गई, और जब ये मतलब वो अमावस्या होगा और वो सूर्य ग्रहण होगा। और जब पृथ्वी बीच में, जब चंद्रमा बीच में आए तो वो क्या होगा? तो सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी बीच में आए तो चंद्र ग्रहण होगा। ठीक, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से समझ में आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पूर्णिमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो वो ऑप्शन यहाँ क्या है आंसर कि ये 22 दिसंबर को होते हैं। कब? तो ये 22 दिसंबर को होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्यों होता है? जबकि हम लोग जो हैं उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में है नहीं। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले हम गोलार्ध बनाते हैं। तो देखिए, तो ये हमारा हो गया गोलार्ध। ठीक,
अब इस गोलार्ध में ऊपर का ये जो पोर्शन हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। जब आप लोग मैप बनाएंगे तो यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, तो इसको हम लोग ये उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको हम लोग ये दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, अब यहाँ जो है कि अपना भारत कहाँ है, तो आपका भारत मतलब अपना भारत यहाँ आएगा या आपको। ठीक है, ये जो स्थान है ये किसका है, तो ये भारत का है। एक मिनट, हम अपना प्यारा सा भारत बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ अपना भारत हो जाएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। चलिए देखिए, ये भारत हो गया। ये अपना भारत है इस कंडीशन में। कहाँ है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब अगर आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा था कि ये सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब यहाँ सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो याद कीजिए आप, हमारे यहाँ अपने भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो अपने भारत में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून का होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून का होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा दिन यहाँ होगा, लेकिन सबसे बड़ा दिन इधर कब होगा, तो ये आपको 22 दिसंबर हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 21 जून को होगा। अगर पूछे कि आपको दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को होगा। लेकिन यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं, अगर आप जब यहाँ बड़ा होगा तो यहाँ छोटा होगा, और यहाँ छोटा होगा तो यहाँ बड़ा होगा। जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा। ठीक है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। इसीलिए हम लोग देखते भी हैं कि 22 दिसंबर जो हमारा ये दिन होता है, ये ठंडी के मौसम होता है और दिन बहुत छोटा होता है, देखते देखते दिन गुजर जाती है। ठीक, चलिए, तो ये कंडीशन आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। ठीक, समय तो हो रही है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सी कंसेप्ट हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होती है कहाँ सबसे ज़्यादा। पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो ध्रुव पर होगा। जैसे आप मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी हो गया। ठीक है, अब पृथ्वी का ये जो होता है ये ध्रुव है, ये और ये ध्रुव है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होते हैं। ठीक, यहाँ सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होते हैं। ठीक, मतलब कोई चीज़ यहाँ पे जाएगा ना तो बहुत जल्दी खींचा जाएगा। ठीक है, मतलब कि ध्रुवों पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है, तो सर्वाधिक होती है। ये यहाँ से आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से याद रखना है कि जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर बढ़िएगा, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ हैं, यहाँ से जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ हावी होते जाएगा और स्पीड होते जाएगा। ठीक है, जैसे आप इधर जाएंगे, दोनों तरफ ध्रुव है हमारे, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर बढ़िएगा, लगातार गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है आपका वो बढ़ने लगेगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछे गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है सबसे तीव्र कहाँ होता है, तो याद रखेंगे ध्रुवों पर होता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये आज हमने ये कुछ क्वेश्चनों की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताया। ठीक, अगर आप इतने क्वेश्चन पे कमांड कर लेते हैं तो एक अंतरिक्ष के बारे में, सौर मंडल के बारे में, ठीक है, ये हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज आपको हो सकती है अगर आप इतनी चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो। ठीक है, देखिए, कोई भी व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इधर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ बेनिफिट हो सकता है। या फिर आप तैयारी ना भी कर रहे हो, ठीक, आप किसी चीज़ की तैयारी ना भी कर रहे हो, आप 4, 6, 5 जो जिस भी क्लास में पढ़ते हो, ये आपके लिए जानना काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, ये खूबसूरत सा कंसेप्ट होता है। हर कोई ये आसमान को देखता है, चांद को देखता है, सूरज को देखता है, उसके बारे में जानने की ललक हर किसी के अंदर होती है। तो ये बस उसी प्रकार के कुछ चीज़ों को हमने यहाँ प्रस्तुत किया ताकि आप काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड हो इसमें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए, इससे पहले भी हमने इस ब्रह्मांड के बारे में एक वीडियो अपलोड कर दिया है, हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं आपके सहयोग के लिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे।